आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने सच पूछिए तो भारत का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्य साम्राज्य। ये कहानी है तलवार की धार से शुरू होकर शांति की खोज तक पहुंचने की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक विजेता साम्राज्य ने विवेक की राह अपनाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा एम्पायर जिसकी नींव ही जीत और जंग पर रखी गई हो, वो अचानक शांति का रास्ता कैसे अपना लेता है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये कहानी है पावर की, पछतावे की और आखिर में खुद को ढूंढने की। तो कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व के उस दौर से, जब हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। नंद वंश का राज था और शासक धनानंद के जुल्मों से प्रजा त्रस्त थी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच से दो लोग उभर कर सामने आते हैं। एक नौजवान जिसमें एम्बिशंस की कोई कमी नहीं थी, चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट, चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर सिर्फ एक राजा को ही नहीं हटाया, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। पर चंद्रगुप्त असल में थे कौन, ये आज भी एक बड़ी पहेली है। देखिए, पुराण और मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथ कहते हैं कि वो एक साधारण, यहां तक कि निम्न कुल से थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बौद्ध और जैन ग्रंथ उन्हें एक शाही क्षत्रिय खानदान का राजकुमार बताते हैं। तो ये इतना फर्क क्यों? हो सकता है कि अलग-अलग ग्रंथों ने उन्हें अपनी विचारधारा के हिसाब से एक नायक के तौर पर दिखाने की कोशिश की हो। खैर, चंद्रगुप्त की सत्ता की भूख की कोई सीमा नहीं थी। 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य बनाने के बाद वो रुके नहीं, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए। और देखते ही देखते उनका राज उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैल गया। और फिर साल आया 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का सामना हुआ सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस कोई मामूली आदमी नहीं था, वो सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का जनरल था। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये पूरब और पश्चिम की दो सुपर पावर्स का महामुकाबला था। तो नतीजा क्या हुआ? चंद्रगुप्त की जबरदस्त जीत हुई। पर उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उन्होंने एक दुश्मन को रिश्तेदार बना लिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और साथ में 4 बहुत जरूरी प्रांत भी दे दिए। ये 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अब इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका है। बस ये सोचिए कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काका और हेमा दिए। काका मतलब काबुल और कंधार, और हेमा मतलब हेरात और मकरान। है ना आसान? लेकिन एक इतने बड़े विजेता का अंत भी उतना ही असाधारण था। अपनी जिंदगी के आखिर में चंद्रगुप्त को अपनी जीतों के पीछे हुए खून खराबे का बोझ महसूस होने लगा। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जिसके लिए वो लड़े थे, अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य। वो एक जैन भिक्षु बन गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने संलेखना की कठोर प्रथा अपनाई और उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। देखिए, एक बड़ा साम्राज्य बनाना एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना वो बिल्कुल दूसरी चुनौती है। और यही काम था बिंदुसार का। बिंदुसार को एक बहुत ही खतरनाक टाइटल मिला था, अमित्रघात। इसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। ये नाम ही काफी था ये बताने के लिए कि मौर्य साम्राज्य से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। वैसे इतिहास में बिंदुसार के और भी नाम मिलते हैं, जैसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन। इन्हें याद रखने की भी एक छोटी सी ट्रिक है। अ, भ, सिंह। अ से अमित्रघात, भ से भद्रसार और सिंह से सिंहसेन। ये सब नाम बिंदुसार के ही हैं। बिंदुसार के राज में तक्षशिला में एक विद्रोह भड़क उठा। उसे दबाने के लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल और शायद सबसे क्रूर बेटे अशोक को भेजा। अशोक ने उस विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला कि पूरे साम्राज्य में उसकी निर्दयता की धाक जम गई। ये तो बस एक झलक थी कि आगे क्या होने वाला था। बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन के लिए एक भयानक जंग छिड़ गई। बौद्ध कथाओं के मुताबिक अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों का खून बहा दिया था। ये कहानी उसकी बेहिसाब महत्वाकांक्षा को दिखाती है। अशोक अपने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाना चाहता था। उसकी नजर थी कलिंग पर, जो आज का ओडिशा है। कलिंग एक आजाद राज्य था और अशोक हर हाल में उसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध के मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। चारों तरफ सिर्फ लाशों के ढेर थे।
और जो जिंदा बचे उनमें से 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। उनके घर परिवार सब बर्बाद हो गए। कलिंग की जमीन पर मौत और तबाही का ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस पूरी तबाही को देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या किसी भी जीत के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जा सकती है? और यहीं सब कुछ बदल गया। इस भयानक विनाश को अपनी आंखों से देखकर विजेता अशोक का दिल टूट गया। कहते हैं उसने अपनी तलवार फेंक दी और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में शांति का रास्ता अपना लिया। उस दिन एक बेरहम विजेता मर गया और एक धर्म को मानने वाले शासक का जन्म हुआ। इस बड़े बदलाव के बाद अशोक ने राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया, धम्म। ये कोई कानून नहीं था, बल्कि करुणा और नैतिकता पर आधारित शासन करने का एक क्रांतिकारी विचार था। तो ये धम्म था क्या और क्या नहीं था, इसको समझना बहुत जरूरी है। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये एक नैतिक और सामाजिक कोड था। इसका मकसद धर्म बदलवाना नहीं, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों को शासन और जीवन का आधार बनाना था। धम्म के सिद्धांत बहुत सीधे और सरल थे। बड़ों का आदर करो, किसी भी जीव को मत सताओ, सभी धर्मों की इज्जत करो और हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करो। अशोक ने अपनी प्रजा से इन्हीं सिद्धांतों पर चलने को कहा। और अशोक का ये शांति का संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म का दूत बनाकर समंदर पार श्रीलंका भेजा। अशोक ने ऐलान किया कि असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि धम्म से, दिलों को जीतने से होती है। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को धम्म घोष यानी धर्म की पुकार में बदल दिया और हमेशा के लिए जंग का रास्ता छोड़ दिया। अशोक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या ताकत का असली मकसद सिर्फ जीतना और कब्जा करना है, या फिर उसमें नैतिकता और विवेक की भी कोई जगह है? क्या किसी देश की अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।